Stand for East, a new podcast series from Jammu and Kashmir, where we try to bring you voices, important voices from the region, to speak on important issues that are facing, that we face in fact in the region. आज हमारे साथ मौजूद है शजाद करगिली साहब, जिनका नाम तो काफ़ियों ने सुना होगा हमारी ऑडियंस में से। एक लद्दाख के बहुत ही प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट है, करगिल से हैं असल में। और ये आजकल अगर आप देखेंगे, पूछेंगे कि न्यूज़ में क्यों है, तो एक हाई पावर कमेटी जो गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनी थी, उसके मेंबर हैं। और वो हाई पावर कमेटी बनी थी इसलिए ताकि एक डायलॉग हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लद्दाख के इम्पोर्टेंट एसोसिएशंस के बीच, जो वहाँ पे डिमांड्स हैं लद्दाख पॉपुलेशंस के आफ्टर 2019 का जो डिसीजन था ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जो डिमांड्स है वो काफ़ी अरसे तक उन्होंने प्रोटेस्ट किए। और उसके बाद एक हाई पावर्ड कमेटी बनी जिसके वो मेंबर है। उसके अलावा 2019 में सजाद साहब ने एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है पार्लियामेंट इलेक्शंस में भी हिस्सा लिया था। इनफैक्ट 33,000 वोट से ज़्यादा इनके पास आए थे। और अनदर एस्पेक्ट जो है सजाद साहब का, वो एक पॉलिटिकल इंचार्ज भी है इस्लामिया स्कूल के अगेन इन करगिल। तो एक बहुत ही अहम वॉइस है जो कि वहाँ के इश्यूज़ के बारे में पिछले 6 साल से तो ज़्यादा ही, लेकिन उससे बहुत पहले से भी आप बात करते आए हैं। तो आज थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि लद्दाख, हमारे ऑडियंसेस को हम एक थोड़ा एक इंट्रिकेट और एक डीप डाइव हम लेते हैं वहाँ के इश्यूज़ पे, वहाँ के लोगों के जो डिमांड्स हैं, वहाँ के लोगों के जो मसाइल है, उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। सजाद साहब, बहुत बहुत आपका खैर मकदम है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया अजान साहब आपका। तो पहला सवाल मेरा ये रहेगा, थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंसेस को बताइए कि आपकी पॉलिटिकल जर्नी जो है वो कैसे शुरू हुई। मुझे इतना इल्म है कि आपका बैकग्राउंड जर्नलिज्म से है, आपने जामिया से पढ़ाई भी की है, आपने ह्यूमन राइट्स का ट्रेनिंग किया है वहाँ पे, लेकिन आपकी पॉलिटिकल जर्नी 2019 में 18-19 से करीब शुरू हुई। तो थोड़ा बताइए आपका कि क्या रहे वो वजूहात, क्या फैक्टर्स रहे कि आपने इसमें एक पॉलिटिकल चाहा कि मेरा एक पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हो। अजान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मैं अमर सिंह कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स करने जामिया मिलिया इस्लामिया चला गया। जामिया मिलिया इस्लामिया से ही मैंने अपनी एक्टिविज़म का एक सिलसिला शुरू हुआ और काफ़ी हद तक हमने मणिपुर जा कर के उस ज़माने में इरोम शर्मिला और फिर डॉक्टर विनायक सेन और फिर कुंभ मेले में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेकर के, इन तमाम इस तरह की एक्टिविटीज़ में मैं अपने आप को एंगेज भी रखता था। काफ़ी हम एक्टिव भी रहे। फिर फ़लस्तीन के इश्यूज़ पे हम अक्सर बोलते थे। और फिर हिंदुस्तान के अंदर जो आपसी भाईचारा है, फिर एंटी करप्शन मूवमेंट चला, उसमें भी हमने जो है वो जो एंटी करप्शन मूवमेंट में भी जामिया की तरफ से जो आवाज़ उठानी चाहिए थी तो वो हमने उठाई। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत हमने अपने आप को बचाए भी रखा कि जो एंटी करप्शन मूवमेंट के नाम पे जो कुछ खेल हो रहा था सियासी, उसको भी हम देख रहे थे। लेकिन उस कॉज को हमने अपनी तरफ से सपोर्ट करने की कोशिश की। और फिर उसके बाद जर्नलिज़म से, क्योंकि सहाफ़त जो है, मैं बहुत बचपन से ही अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखने का, मज़ामीन लिखने का शौकीन था। तो मैंने इस फील्ड को बाई चॉइस चुना और सहर आलमी नेटवर्क के साथ मैं जुड़ा रहा तकरीबन 6 साल। और आज भी वक्तन फ़वक्तन जब भी ज़रूरत होती है, हस्ब ज़रूरत में उनको अपने खिदमत देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उसके बाद जो है वो फिर 2019 इंतखाबात का टाइम आया तो हमारे जो करगिल के सबसे बड़े एक मजहबी और समाजी इदारा है जमीयत उल उलमा इस्ना शरिया, जिसे इस्लामिया स्कूल के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने मुझे बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार के मैदान में उतारा। और उस ज़माने में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिनका जम्मू कश्मीर में काफ़ी आपस में टकराव था, लेकिन दोनों जमातों ने लद्दाख में मुझे सपोर्ट किया और बहुत टफ़ हमने फ़ाइट भी दी। और तब से ये सिलसिला चलता रहा। फिर 2019 का मौका आया तो मैं अपने आप को खामोश तो नहीं रख सकता था कि हम सिर्फ बेबसी का नज़ारा ही करते रहे। लेकिन वक्तन फ़वक्तन दिल्ली से लेकर हर जगह हमने जो एक बिट्रायल हुआ था लद्दाख के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, और जो ठगा गया था दिन दहाड़े 2019 में हमें, तो उसके ख़िलाफ़ हमने बाज़ाब्ता आवाज़ उठाई। सुप्रीम कोर्ट में हम एक पिटिशनर के तौर पर भी रहे हमारे
करगिल से मैं भी था, कमर साहब थे, करबलाई साहब थे, हम लोग उसमें पेटिशनर भी रहे। तो मुसलसल अपनी आवाज़ उठाई। फिर लद्दाख को यूनाइट करने की भी हमने काफ़ी कोशिश की और हमारे लेह के जो साथी हैं और करगिल के लोगों ने मिल करके जो है एक यूनाइटेड फोरम बनाया, लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का। तो इस तरह हमने अपनी स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू रखी। 2024 में इस्लामिया स्कूल के कहने पर, जमीयत उलमा के कहने पर, मैंने हमारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे हाजी मोहम्मद हनीफा जान साहब, जो मेरे बहुत अजीज़ दोस्त भी हैं, तो उनके हक़ में जो है हमने विड्रॉ किया ताकि हम जो है एक यूनाइटेड वॉइस के तौर पे अपनी बात रख सके और पार्लियामेंट तक अपनी आवाज़ पहुंचा सके। इनफैक्ट हाजी हनीफा साहब उस वक्त इलेक्शन जीत भी गए थे इनफैक्ट। जी जी। तो ये मैं थोड़ा अपने ऑडियंस को बोलता चलूँ। हमने देखा कि 2019 जब ये डिसीजन लिया गया तो जम्मू कश्मीर रीजन जो है, पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख, जब मैं रीजन बोलता हूँ तो पूरा लद्दाख का भी मैं इसमें मानता हूँ कि वो एक पार्ट है इस रीजन का। तो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो हुआ था मुझे लगता है वहीं पे हुआ, करगिल। शुरुआत करगिल जी, शुरुआत वहाँ पे हुई। उसके बाद कुछ छोटे मोटे प्रोटेस्ट यहाँ पे हुए, लेकिन लार्जली वो कंट्रोल किए गए। लेकिन करगिल के अंदर कुछ टाइम के तक ये चलता रहा प्रोटेस्ट। थोड़ा बोल सकते हैं वहाँ पे लोगों का क्या डर थे, क्यों प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्या मेन जो उनके जो मेन इश्यूज थे इस डिसीजन को लेके ये क्या थे, और लेह में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए मीडिया हमेशा जो हमने देखा कि उस टाइम पे बोला कि ठीक है जम्मू कश्मीर में शायद कुछ लोग इससे खुश नहीं हुए क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस बंद कर दिए गए या लॉयर्स बंद कर दिए गए, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि लद्दाख तो कम से कम खुश है। थोड़ा आप बता सकते हैं हमें, हमारी ऑडियंस को, कि क्या था उस टाइम पे ग्राउंड आपके ऑडियंस के लिए बताऊं कि जब लद्दाख में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से 1 साल पहले, यानी 2018 में सितंबर अक्टूबर के महीने में हमने इस्लामिया स्कूल ने जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो गया फॉर द सेफगार्ड ऑफ आर्टिकल 370, उसको बचाने के लिए, और रियासत की जो मज़हब की बुनियाद पे, ज़ुबान की बुनियाद पे और फिर जोग्राफिया की बुनियाद पे तकसीम के। बिल्कुल करगिल का ये शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि हम लिसानियत और रीजन और रिलीजन की बेस पे जम्मू कश्मीर का बंटवारा नहीं चाहते। हाँ, हमारे ख़दशात थे, रेजेंटमेंट थे, रिजर्वेशंस थी, वो अपनी जगह थी, और उसके लिए हम डिविजनल स्टेटस की डिमांड कर रहे थे। और उस डिविजनल स्टेटस का भी फैसला हो चुका था कि लद्दाख को एक अलग से डिवीज़न बनाया था सरकार ने। उस टाइम गवर्नर सत्यापाल मलिक ने इस पर आर्डर भी किया और पूरे लद्दाख में उस पर प्रोटेस्ट भी हुआ। लेकिन यूनियन टेरिटरी कभी करगिल के लोगों की डिमांड नहीं रही और बाइफर्केशन कभी हमारा डिमांड नहीं रहा। हम तो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, जैसे कि आपने भी कहा, कि सबसे पहला प्रोटेस्ट जो हुआ और बड़ा प्रोटेस्ट जो हुआ वो करगिल में हुआ, और यहाँ भी तकरीबन 1 साल से ज़्यादा इंटरनेट वगैरह बंद रहा। लेकिन करगिल में भी 100 दिनों से ज़्यादा जो है वो इंटरनेट जो है वो बंद था। जी, डाटा वगैरह ऑफ था, और वहाँ भी मुसलसल वक्तन फ़वक्तन प्रोटेस्ट होते रहे। और ये जो रेजनमेंट है, ये जो हमारे ख़दशात थे आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, क्योंकि बग़ैर किसी विजन के, बग़ैर किसी एक दलील के, मंतिक के, एक दमन किया, मेजॉरिटी, ब्रूट मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाकर सरकार ने लोगों की आवाज़ को सप्रेस किया। ये तो एक हकीकत है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो ख़दशात हमारे थे कि ये सब कुछ हो सकता है, वो आज पूरा लद्दाख फेस कर रहा है। और इवन जब हमें ये अंदाज़ा हुआ कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए, वहाँ से फ़ैसला आने के बाद जब फैसला आया कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को जो है वो इंटेक्ट रखा सरकार ने और फिर इसको जायज़ करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो तब से लेकर अब तक लद्दाख के लोगों ने सोचा नहीं, अब इस फाइट को ज़रूरी है कि विद इन लद्दाख भी एक यूनिटी के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। क्योंकि जो हमारा मुद्दा व मकसद ये था कि हम एक सेफगार्ड लद्दाख को मिलना चाहिए, क्योंकि 70-75 सालों में लद्दाख के लोगों ने 370 के होते हुए कभी अपने डेमोग्राफी, कभी अपनी एथनिक आइडेंटिटी को इनसिक्योर इतना नहीं देखा, या अपनी ज़मीनों को इतना इनसिक्योर नहीं देखा जितना 5 अगस्त 2019 के बाद देखा। तो ये एक खदशा था, इसीलिए फिर पूरे लद्दाख के लोग जो है वो यूनाइट हुए। हालांकि आपको मालूम भी है कि हमारे लेह में एक लंबे अरसे से यूनियन टेरिटरी की डिमांड हो रही थी और लेह में काफ़ी उसको वेलकम भी किया गया, सेलिब्रेशन हुई, मुझे याद है। लेकिन वो सेलिब्रेशन जो है वो काफ़ी जो है वो अब लोग बता भी रहे हैं कि काफ़ी महंगा पड़ा। और आज 6 साल गुजरने के बाद भी
लद्दाख में बेरोज़गारी सबसे ऊपर है हम, लैंड का कोई सेफगार्ड नहीं है, हिल काउंसिल और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कोई बिजनेस रूल नहीं है। तो लद्दाख टोटली ठगा गया, लद्दाख के साथ पूरा पूरा बिट्रायल हुआ और ये सिलसिला अब तक जारी है। अब जो क्योंकि हमने तो हालांकि कवर किया है इस चीज़ को, लेकिन हमारी ऑडियंसेस के लिए कि आपके की डिमांड्स जो आपने रखे हैं अब, क्योंकि आपने ये कहा कि एक मोबिलाइजेशन हुई, आपने कहा कि एक यूनिटी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ी दोनों खित्ते को, लेह और करगिल दोनों को, और फिर कुछ डिमांड्स आई जो कंसेंसस आया हुआ कि ये 4 चीज़ें या 5 चीज़ें चाहिए। तो इसमें आपका मेन तो मुझे लगता है कि आपका 6 शेड्यूल की जो हमारी जो सबसे पहली डिमांड है कि हम इस यूनियन टेरिटरी को तस्लीम नहीं करते और ये हमारे एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर सकती। इसलिए हमारी डिमांड है और हमारी अल्टीमेट डिमांड है कि लद्दाख को फुल फ्लेज स्टेटहुड दिया जाए असेंबली के साथ। असेंबली जाहिर सी बात है, फुल फ्लेज स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि लद्दाख में जब से यूटी बनी है तब से हम दूसरे स्टेट्स का स्टेटहुड सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन लद्दाख के अपने एस्पिरेशंस की कभी बात नहीं होती है। तो हम अपना फुल स्टेटहुड चाहते हैं। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि जिस तरह हमारे बहुत सारे ट्राइबल रीजन्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, खासकर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर, जहाँ 6 शेड्यूल है जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन को जो है वो प्रोटेक्ट करती है, वहाँ की लैंड को, वहाँ की इथनिसिटी को, कल्चरल आइडेंटिटी को। तो लद्दाख की भी डिमांड है कि 6 शेड्यूल दिया जाए और ये कोई गलत डिमांड भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी का अपना भी वादा है कि लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। तीसरी ये है कि हमारे जॉब रिजर्वेशन, जिस पे हम एक उस पर पहुँच चुके हैं कंक्लूजन पे, और लेकिन अब हमारी डिमांड है कि लद्दाख को अपना पब्लिक सर्विस कमीशन दिया जाना चाहिए और लद्दाख को अपना काडर मिले। और अगर सरकार को कोई बाधा लगती है, कोई चैलेंज लगता है इसमें, तो फिर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, जिस तरह हमारा यूनाइटेड जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट है, बिल्कुल उसी तरह पे जम्मू कश्मीर लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन दिया जाए। और चौथी हमारी डिमांड है, क्योंकि 370 से पहले हमारे पास एक MP हुआ करता था लद्दाख में, 370 के बाद लद्दाख एक अलग एंटिटी बन गई अपने आप में, और हम इस मुल्क में सबसे बड़ी जोग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी, तो बहुत दूर दूर तक हम फैले हुए हैं। अभी सरकार ने उसी चीज़ को, गवर्नेंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए 5 डिस्ट्रिक्ट्स का भी ऐलान किया। हम चाहते हैं कि 2 हमारे जो है वो पार्लियामेंटेरियंस होना चाहिए, एक है तो एक को अगर एडिशनल हमें मिले लेह रीजन और कारगिल रीजन में, तो कम से कम ये जो चीज़ है वो हमारे लोगों के एस्पिरेशंस को ऐवान बाला तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे और हमारे लिए कम से कम एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मैं इस पर भी बात करना चाहूँगा कि आपकी जो हाई पावर कमेटी है, आपका इंटरेक्शन रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, तो उसमें रिस्पांस कैसा रहता है। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है कि हमने एक चीज़ नोटिस की, जो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस थे, जम्मू कश्मीर लद्दाख के, चाहे वो NC हो, चाहे वो PDP हो, चाहे कोई और पॉलिटिकल पार्टी, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कोई ग्रुपिंग हो, ऐसा देखा कि हाँ 370 का डिमांड किया उन्होंने, स्टेटहुड का मांग रखी है, लेकिन ऐसा किसी ने कंप्लीटली, जहाँ तक मेरा इल्म है, किसी ने नहीं बोला कि जो बाइफर्केशन है, जो बाइफर्केशन हुआ कि इसको रद्द किया जाए और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से एक किया जाए। मतलब ऐसा क्लियरली किसी ने स्टेट नहीं किया, हमेशा बोला कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड दीजिए। ये तो वहाँ पे ऐसा सेंटिमेंट है कि ग्राउंड पे करगिल में खासकर कि जम्मू कश्मीर के साथ मिलना बेटर है स्टेटहुड से, ऐसा सेंटिमेंट है कि उसकी उम्मीद अब कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है? नहीं, लोगों की मांगें हैं, लोगों की डिमांडें हैं और लोगों का एक मौक़िफ़ भी है। ख़ासकर चूँकि मैं करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपेक्स बॉडी के साथ हमारा एक अलायंस है, तो हम 4 पॉइंट मुद्दों पर लड़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा जमीयतुल उलमा का अपना अलग से हमारा ये जो मौक़िफ़ रहा है शुरू से, वो ये है कि हमको यूटी किसी भी सूरत मंजूर नहीं है। हम अपना स्टेटहुड चाहते हैं, चाहे वो स्टेटहुड लद्दाख को अलग तौर पे मिले या फिर जम्मू कश्मीर के साथ मुंसलिक करके मिले। अच्छा, हम हर 2 सूरत में अपना स्टेटहुड चाहते हैं, ये है। लेकिन ओवरऑल चूँकि फॉर द सेक ऑफ यूनिटी और जो लद्दाख के लार्जर इंटरेस्ट के लिए इस वक्त हम अपने 4 पॉइंट एजेंडे पर स्टिक है। लेकिन ये बात यकीनी है और हतमी है पूरे करगिल के अंदर, मैं करगिल की वसूख से कहूँगा, और लेह के अंदर भी बहुत बड़े एक तबके में ये भी चीज़ है कि ये जो यूनियन टेरिटरी है ये हमारे एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने में नाकाम हुई है। और जो हमारा जो आइडिया ऑफ यूटी था
वो फेल हो चुका है। अब ये है कि इवन लेह के अंदर भी आपने ये बाज़गश्त या आवाज़ सुनाई दी है कि वी वेयर मच बेटर ऑफ इन जम्मू एंड कश्मीर देन दिस करंट डिस्पेंसेशन जो अभी है यूटी का। तो ये नाराज़गी तो हर जगह पाई जाती है। अब ये है कि कोई खुल के इसका इजहार कर पा रहा है और कोई नहीं कर पा रहा है। तो हमारा जो, जहाँ तक मैं बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जमीयतुल उलमा का तो शुरू से ही मौक़िफ़ रहा है कि हम इस यूटी के स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारी मांग हमेशा रहेगी कि हमको अपना स्टेटहुड मिले, चाहे वो स्टेट, अगर हमें लद्दाख को अपना स्टेटहुड मिलेगा तो मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कम अज़ कम अगर वो भी नहीं मिल सकता तो एटलीस्ट जम्मू कश्मीर स्टेट के साथ हमें जोड़ दिया जाए, ये हमारी डिमांड रही है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ, जैसे मैंने कहा, तो उसमें ये हम 4 पॉइंट्स को लेकर फ़िलहाल हाई पावर कमेटी में हम डिस्कस कर रहे हैं। जो चेंजेस हुई हैं वहाँ पे लास्ट 3 साल में आपको हम ऐसा लास्ट 5-6 साल में ऐसी कोई 3 चीज़ें जो सबसे मेन जो आपको कंसर्न रहा है? देखिए, एक तो जॉब्स का है या डेमोग्राफिक जो आप बोलते आ रहे हैं कि चेंजेस है, ये है। लेकिन मैं कह रहा था कि एक कंसाइज वे में कि कौन से, देखिए एक तो जो मेरे सबसे पहले तो ऐलान 38 के साथ छेड़छाड़ हुई, जो हमारा नवतोड़ ज़मीनों का मामला था। हाँ। वो बिल्कुल जो है वहाँ पे उसके साथ छेड़खानी की गई यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया, लोगों के को कंसल्ट एतमाद में लिए बगैर। उसके अलावा एक आउटसोर्सिंग का न थमने वाला सिलसिला है जिसमें ज़र्रा बराबर की भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और जो पब्लिक बजट का बुरी तरीके से मिसयूज़ हुआ, कोई अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं हुई। तो जैसे वाटर एटीएम्स लगाए गए हर जगह, और आज भी वो जो है उसमें से एक कतरा पानी, एक गिलास पानी किसी ने पिया नहीं। तो ये जो मिसयूज़ ऑफ मनी और बजट का हुआ, और लद्दाख को एक पोस्टर वो जो है मॉडल के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई, यहाँ विकास हुआ है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में सिर्फ मीडिया पीआर से ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। अदरवाइज़ हम देखते हैं इन 4 सालों में हम लोग जिनको आज फाइट कर रहे हैं, हमें एमआरआई के लिए फ़ाइट करना पड़ता है, हमें सिटी स्कैन के लिए फ़ाइट करना पड़ता है। तो आप लेवल ऑफ स्ट्रगल को आप अंदाज़ा कर सकते हैं। हमारे पास एयरपोर्ट नहीं है। आज भी हम एक शुरू में जो हमारे फॉर्मर एलजी साहब थे, उन्होंने एक हेली सर्विस का उन्होंने ऐलान करके वो चला भी रहे थे। अभी करगिल में अगर आप देखें तो कोई इस टाइप की सर्विस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोगों तक रसाई होनी चाहिए, और हिल काउंसिल्स की भी, ये मैं तो नहीं कहता, ये तो आपको बीजेपी के वहाँ के लीडर्स से भी आवाज़ें सुनाई दी, और इवन हमारे करगिल के हिल काउंसिल में एनसी और कांग्रेस है, उनसे भी आवाज़ें सुनाई दी कि हिल काउंसिल की बिल्कुल उनको डाउनग्रेड किया गया। उनके पास कोई इस वक्त पावर नहीं है, उनके पावर्स जो है वो उनको वो एक्सरसाइज करने का अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रहा है। तो लद्दाख में अभी तक बिज़नेस रूल, जैसे मैंने कहा, कोई बिज़नेस रूल नहीं है, कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई मेडिकल बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है, आपके पास कोई फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी भी इस वक्त नहीं है। एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख उसका नाम है, जो न सेंट्रल यूनिवर्सिटी है न स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो क्लस्टर जिसे यूनिवर्सिटी बोलते हैं वो है। और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के भी जो नॉर्म्स होते हैं, जैसे एक कैंपस आपको कॉलेज मिलेगा 250 किलोमीटर, दूसरा 50 किलोमीटर, इस तरह। और ये जो 2 कैंपस है वो भी एक दूसरे से 230 किलोमीटर दूर है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसमें हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लद्दाख के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन अपने उरूज पर है। तो इन चीज़ों पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। मतलब लद्दाख में कभी कोई ऐसी डिमांड नहीं की जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क से बाहर हो या गवर्नमेंट के डोमेन से बाहर हो। तो ऐसी कोई चीज़ डिमांड तो हम कर नहीं रहे हैं, और वो चीज़ें डिमांड कर रहे हैं जो सरकार दे सकती है, या सरकार जिसमें लद्दाखी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके चल सकती है। लेकिन बहुत सारे फैसले ऐसे थोपे जाते हैं जिसमें लोकल स्टेक होल्डर्स की कोई आवाज़ नहीं होती है। यानी हम तो ये कल मैंने एक रिक्वेस्ट भी की हमारे ऑनरेबल एलजी साहब से कि वहाँ एक ह्यूमन राइट्स कमीशन होना चाहिए। अगर ये भी कहा जा रहा है कि जो यूटी विद लेजिस्लेचर है उसमें कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं होता, तो एटलीस्ट यूटी खुद अपने आप से एक ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाए, ताकि वहाँ के लोगों का जो इस्तेहसाल होता है उसका एक डॉक्यूमेंटेशन हो सके। अच्छा, आउटसोर्सिंग के ऊपर मैं पूछना चाहूँगा, और उसके बाद हम कुछ और टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे
कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है और क्या चेंजेस हुई हैं, बट आउटसोर्सिंग आपने कहा कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे, थोड़ा उस पर आप एलाबरेट कर सकते हैं कि किस तरह की आउटसोर्सिंग है और नताइज क्या है और लोगों का रिएक्शन क्या है इस चीज़ को? जैसे देखिए, इंजीनियरिंग के पोस्ट या नर्सिंग के छोटे छोटे पोस्ट जो जिसके लिए आपको मैंने बताया कि एक भी पोस्ट, जब मैं एक बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है 01, एक भी गेजेटेड पोस्ट की नौकरी किसी सिंगल लद्दाखी को आज 6 साल तक नहीं मिली है। एक भी पब्लिक सर्विस कमीशन का रिक्रूटमेंट अभी तक लद्दाख में 6 साल में नहीं हुआ है, और सरकार को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। दूसरी मैं बात बताऊं कि आपने जो बोला आउटसोर्सिंग का, तो मुख्तलिफ़ कंपनियां जो बाहर से आती हैं, चंडीगढ़ वगैरह से, यूपी से, राजस्थान से, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो रिक्रूटमेंट करती हैं लद्दाख में। अब वो रिक्रूटमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट करती हैं तो वो आम पब्लिक तक नहीं पहुंचता, तो वो चंद जो ख़वास लोग हैं उन तक पहुंचता है। उससे ट्रांसपेरेंसी जो है वो मशकूक हो जाती है, उसकी ट्रांसपेरेंसी पे सवालिया निशान खड़ा होता है। और बहुत सारे लोगों को फिर रिक्रूट किया जाता है 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, फिर उसके बाद उनको फिर वहाँ से निकलना पड़ता है। तो ये एक अपने आप में एक ऑर्गेनाइज्ड स्कैम हमको लगता है, और हमने MHA में भी ये कहा कि ये जो लग रहा है हमको ऑर्गेनाइज्ड स्कैम है, इसके ऊपर नज़ारत है ही नहीं। इसके ऊपर कौन अकाउंटेबल है, वो उसकी भी कोई अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई। अच्छा, आपका रिस्पॉन्स कैसा आता है वहाँ से जब आप बात करते हैं? आप काफ़ी सारे लीडर्स जाते हैं यहाँ से मीटिंग करने, तो रिस्पॉन्स कैसा रहता है और कैसा अभी तक आपका देखिए एक्सपीरियंस में? जाहिर सी बात है, वहाँ भी हम सरकार से बात करते हैं तो सरकार में लोग डिप्लोमेटिक एक एंगल से बात करने, ज़ुबान तो हमेशा मीठी ही होती है, लेकिन हम तो उम्मीद के साथ जाते हैं। हम तो ये कहते हैं कि सर देखिए, हम कोई वोट बैंक का हिस्सा तो नहीं है कि सरकार को हम प्रेशराइज़ कर सकें। हमें मालूम है कि हम एक दूर दराज इलाके के ट्राइबल लोग हैं। सरकार को लोगों को दीवार पे नहीं धकेलना चाहिए, क्योंकि जब जब इस देश पे कोई आफत आई, कोई प्रॉब्लम आई, लद्दाख के लोगों ने हमेशा अपना तन मन धन से सरहदों की निगहबानी की, हिफाजत की। लेकिन जब सरकार की बारी आती है तो वो इतनी कंजूसी और इतना मुंह फेर की क्यों बात करते हैं, यह हमारे लिए बहुत खटकता है। और ये जो सेंस है ना, सेंस ऑफ बिट्रेयल जो फील होता है, सेंस ऑफ एलिनेशन, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि करगिल में आपको नज़र आएगा, ये ले करगिल में हर गांव-गांव में ये चीज़ अब नज़र आ रही है। तो मैं समझता हूँ सरकार को अभी भी एंगेजमेंट करना चाहिए, और एक रिस्पॉन्स फास्ट होना चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, जो है नहीं। चेंजेस की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो अब थोड़ा ग्लोबल लेवल पे मैं बात करना चाहता हूँ इसके ऊपर कि इंटरनेशनली आपको क्या लग रहा है कि क्या फॉल आउट हुआ लद्दाख के अंदर? हमने देखा कि कितने सालों बाद वहाँ पे चाइना और इंडिया के बीच क्लैश हुई जी। और उसकी वजह से काफ़ी टेंशन्स रहे पूरी रीजन में। बहुत लोगों का ये था कि शायद कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो जाएगा, इवेंचुअली वो हुआ नहीं। तो उस टाइम पे क्या रिस्पॉन्स था वहाँ की पॉपुलेशन का, वो क्या सोच रहे थे, और लोकल गवर्नेंस और लोकल इश्यूज को एक बार बाहर निकल के लोगों के इसके ऊपर क्या सोच है कि इंटरनेशनली क्या रिपरकशंस हो सकता है, देखिए फ्यूचर कैसा हो सकता है उनका? 2019 का जो एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो उससे हासिल की वो चाइना ने हासिल की। वो हमारी ज़मीनों में उसका जो इंट्रूजन हुआ, और आज हम देखते हैं कि चाइना और पाकिस्तान का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो आपको गिलगित से लेकर गवादर तक एक चल रहा है सिलसिला, तो और चाइना जो है अपने आप में एक अज़म इरादा रखता है, और इंडिया भी एक एमर्जिंग इकोनॉमी है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, और चाइना नहीं चाहता है कि इस रीजन में वो अपने आप को एक कंपटीटर के तौर पे किसी कंट्री को देखे। तो इसलिए चाइना जो है अब ये जो ग्लोबल साउथ को लेकर के जो चल रहा है, तो मुझे लगता है आइंदा आने वाले दिनों में भी चाइना के अज़ाइम जो है हमारे लिए नेक नहीं हो सकते हैं। चाइना और पाकिस्तान ये इस वक्त एक पेज पे हैं, हमें इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए, और जो भी थ्रेट होगा वो कॉमन थ्रेट होगा इस वक्त। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के हुकूमत को पॉलिसीज़ मुरतब करनी चाहिए, और उसके लिए भी ज़रूरी है कि लद्दाख के जो एस्पिरेशंस है लोगों के, उसको फुलफ़िल की जानी चाहिए। देखिए, मच्छर सबको काटता है, मलेरिया उसको होता है जो अंदर से कमज़ोर हो। अगर आपके लोग इंटरनली डिसअपॉइंट हों और उसके अंदर सेंस ऑफ रेजिनमेंट हो, इनसिक्योरिटी हो,
तो मुझे लगता है ये हमारी कमज़ोरी है। हमें कमज़ोर नहीं ताकतवर बनना है, और ताकतवर बनने के लिए नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखना है। और वो नेशनल इंटरेस्ट सिर्फ ज़मीन नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट है कि यहाँ के बाशिंदों का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो और लद्दाख के एस्पिरेशंस भी फुलफ़िल हो। तो जब भारत सरकार जो है सर्जिकल स्ट्राइक, मास्टर स्ट्रोक, मोदी है तो मुमकिन हो, इस तरह की बातें हम सुनते हैं, तो क्यों नहीं लद्दाख के फेवर में कोई सर्जिकल स्ट्राइक, कोई मास्टर स्ट्रोक होता है और रात को हम सोएं, सुबह ऐलान हो कि भाई लद्दाख को कल से हमने स्टेटहुड ऐलान हो, 6 शेड्यूल ऐलान हो, ताकि हमें भी फील हो कि भाई हम कुछ पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। हमें इंटरनल स्ट्रेंथ अंदरूनी तौर पर मजबूत होना चाहिए, जहां हम एक डिफेंस का फोर्टिफिकेशन हमारा मजबूत हो, डिफेंस डिप्लॉयमेंट ज़रूरी है, उसी तरह जो आवाम का जो इस्तेहसाल है वो बंद होना चाहिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हम चाइनीज़ थ्रेट को, पाकिस्तान के थ्रेट को और लद्दाख का एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है जो LOC और ALC को मिलाता है, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आपने भी जैसा कि बोला स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है लद्दाख, उस पर थोड़ा और एलाबरेट कर सकते हैं इसका। एक तो ये ऐसा एरिया है जो बिल्कुल बॉर्डर करता है बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लोबल पावर्स को, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे CPEC का है, मिलिट्री बिल्डअप जो हम देख रहे हैं वहाँ पे ऐसा लगता है कि एक हिसाब से एक वॉर थिएटर टाइप डेवलप हो रहा है वहाँ पे। तो थोड़ा हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि क्या फैक्टर्स है कि जो इस एरिया को बहुत इम्पोर्टेंट करते हैं, आए हैं हिस्ट्री में और फ्यूचर में करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ तुझे ये है कि ये ग्लोबल हेजेमनी का एक दौर है, और अमेरिकन जो वन वर्ल्ड ऑर्डर का जो कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट उसका डाउनफॉल है। हम देख रहे हैं अफ़गानिस्तान से उनको फ़रार होना पड़ा, उनको मिडल ईस्ट में जो रिसवाई दिखने को मिल रही है, ख़ासकर अभी ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में जो जंग हुई, जिसमें ईरान ने जो रिस्पॉन्स किया, मुझे लगता है उससे जो अमेरिका का जो इम्प्रेशन था या इजराइल का जो एक नाकाबिल तस्खीर होने का एक थाट था कि इसे कोई छू भी नहीं सकता है, वो सारा चीज़ें जो है वो भरम टूट गया। और इसमें चाइना और रूस, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल साउथ की पॉलिटिक्स हो रही है, तो इस ग्लोबल साउथ को वो जोड़ने की पोजीशन में है। हिंदुस्तान जूं तरक्की करेगा और हमारा जो सरकारी जो एफिलिएशन है गवर्नमेंट का, वो हर किसी का अपना अपना एलाई पार्टनर होगा। हमारा अलायंस, हमारा झुकाव अगर इस ग्लोबल साउथ में हो, तो मुझे लगता है कि हम भी एक पैरेलली एक तरक्की याफ्ता दौर की तरफ हम जा सकते हैं। अदरवाइज़ क्योंकि अमेरिकन इन्फ्लुएंस अगर यहाँ रहता है, तो चाइना इसको अपना आपके लिए एक थ्रेट के तौर पर भी देखेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चाइना और अमेरिका की लड़ाई में ये पूरा रीजन जो है वो लपेट में आ सकता है फ्यूचर में, ये मेरा सोचना है अपना। और जितना यहाँ अमेरिकन इन्फ्लुएंस कम होगा और हम खुद इस ग्लोबल साउथ का हिस्सा बनेंगे, या फिर अपनी जो नॉन अलाइनमेंट रहा है, शुरू में हमारा गैर जानिबदाराना एक रोल रहा है सरकारी तौर पर, तो हम उसका हिस्सा रहें, तो अगर उस तरफ हमारा बैलेंस रहता है तो मुझे लगता है वो थ्रेट बहुत कम होगा। तो इस थ्रेट जो इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ता है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा। मेरे दो सवाल है एक्चुअली इसके बाद। एक तो जो थ्रेट की आप बात कर रहे हैं, इसका सेंस है वहाँ पे लोग, मतलब क्या लोग इस पे बात करते हैं अपने दस्तरखानों पे, बिल्कुल क्या बोलते हैं वो लोग, क्या सोचते हैं इसके बारे में? लोगों का यही है कि अमेरिका जिस जगह पे हाथ उसने लगाया है वहाँ फसाद हुआ है, वहाँ प्रॉब्लम हुई है, और जहाँ जहाँ अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहा है वहाँ प्रॉब्लम्स से वो एरिया छूटा नहीं है। आप इराक़ की बात करें, आप मिडल ईस्ट की बात करें, अफ़गानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में आप देखें जो भी तबाही हुई है। अच्छा, उसके बाद जो है लेकिन अमेरिकन दूसरे मुल्क को एज ए प्रॉक्सी यूज़ करते हैं, उसके बाद जो ही अपना इंटरेस्ट सर्व हो जाए वो उस मुल्क को उसी हाल में छोड़ करके वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है चूँकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया में उभरती हुई मार्केट है, और इस रीजन में अगर चाइना को कोई मुकाबला कर सकता है तो वो भारत कर सकता है, हिंदुस्तान कर सकता है। तो मुझे ये खदशा है
कि ये सरकार, ट्रंप सरकार कोशिश करेगी कि इंडिया को असरअंदाज करने की, उसमें अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की और अपने इंटरेस्ट्स को सर्व करने की। तो हिंदुस्तान का इंटरेस्ट ही इसी में है कि जितना हम अमेरिका से दूर रहें उतना हमारा इंटरेस्ट सिक्योर रहेगा और उतना ये इलाका जो है वो क्राइसिस से दूर रहेगा। कहने का मतलब है हम ये कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग एंटी अमेरिका फीलिंग है ग्राउंड पे। जी। तो जो ये रिसेंटली जो ईरान इसराइल का जो बोलते हैं अब 12 डे वॉर जो शुरू हुई और ख़त्म भी हुई है फिलहाल, तो इस दौरान कैसा रिएक्शन था? इससे तो मुझे लगता है और ही खदशात बड़े होंगे वहाँ के लोग। नहीं, एक चीज़ तो ये है कि हमें इस बात का अंदाज़ा था कि इज़राइल जो है वो ईरान पे अटैक करेगा, लेकिन ये भी अंदाज़ा था कि ईरान जो है पिछले 40 साल में अगर ईरान ने किसी मुल्क को अपना दुश्मन माना है और जिसका ऐलान किया है तो वो अमेरिका और इज़राइल है, जहाँ हर प्रोग्राम में, हर मजलिस में जो है डेट टू मार्क बर इज़राइल मार्क बर अमेरिका का नारा लगता है। तो उनकी जंगी तैयारी भी इन्हीं दो मुल्कों को लेकर के है। लेकिन ये भी हमें ये जानना पड़ेगा कि क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर जितने भी आलमी इदारे हैं उन इदारों को अमेरिका ने हमेशा इस्तेहसाल किया है और अपने मुफाद में इस्तेमाल किया है। दो न्यूक्लियर पावर्स एक नॉन न्यूक्लियर पावर के साथ लड़ाई लड़ रहा था। हमने देखा कि जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है वो इन दोनों ने, अमेरिका ने ये जो है उसका वायलेशन हुआ, ईरान ने उसको साइन किया हुआ है, बल्कि इज़राइल ने तो उसको साइन भी नहीं किया हुआ है। इतने न्यूक्लियर वो उनका जो है वो अज़ाइम जो इज़राइल के है वो पोशीदा नहीं है। और जिस तरीके से ईरान ने हाल ही में जो IAEA की डॉक्यूमेंट्स को अपने साइबर अटैक के ज़रिए उन्होंने लिया था और उसमें साफ जाहिर हुआ किस तरह IAEA मोसाद के लिए हेल्पिंग हैंड, इजरायली स्टेट के लिए हेल्पिंग हैंड का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है वहाँ ईरान को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये सारे एक तरफ हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ईरान की शुरू से ये एक रही है तैयारी कि हमने इज़राइल के साथ लड़ना है, हमने अमेरिका के साथ लड़ना है, तो उसके लिए ज़हनी तौर पर आमादगी थी। और तीन चीज़ें जैसे आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब ने भी कहा कि पहली तो हमने इज़राइल को जो है नाकाबिल तस्खीर होने के उनके इरादे को नाकाम कर दिया। दूसरा जो है हमने अमेरिका को भी जवाब दिया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि अमेरिका के बेसिस पे अटैक आप कर रहे हैं। और तीसरी जो है यूनिटी की बात की उन्होंने कि हमारे विद इन ईरान जो हमारी यूनिटी रही। लेकिन चौथी चीज़ जो मैं बोलूँगा उसमें ख़ुद लीडरशिप, जो आयतुल्लाह ख़ामेनी की लीडरशिप था कि इतने टफ़ टाइम में आपके कंट्री के मिलिट्री क़यादत चली जाती है, उसको असैसिनेट किया जाता है और उसके बाद जो आप क़यादत संभाल रहे हैं और उसके बाद आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उसका एक बहुत बड़ा रोल भी रहा है। तो ये एक चीज़ लोगों में थी और इसका एक सेंस लद्दाख में भी था, मैंने यहाँ जम्मू कश्मीर में भी देखा। और लोगों का एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट जो है एंटी अमेरिका एंटी इज़राइल फीलिंग रही और उसको समर्थन दिया लोगों ने। जगह जगह प्रेयर्स हुए, जगह जगह एहतजाज हुए और हर कोई जो है दुआ कर रहा था कि ये जो साम्राज्य ताकतों का गलबा है ख़ासकर मशरिक़ वस्ता से वो ख़त्म हो जाए। एक चीज़ जो मैं सोशल मीडिया पे नोट हाल ही कर रहा था, जो सपोर्टर्स हैं ईरान के, उसमें से भी एक तबका ऐसा था जो डिसअपॉइंटेड रहे जो सीज़ फायर डील बाद में हुई और उनका क्रिटिसिज्म था कि सीज़ फायर डील के अंदर गाज़ा का मेंशन नहीं हुआ या वो सीज़ फायर डील गाज़ा पे एक्सटेंड नहीं हुई। और हम देख रहे हैं कि उसके जंग के दौरान भी, ईरान इज़राइल जंग के दौरान भी और उसके बाद भी अब हमले वहाँ पे हो ही रहे हैं। तो उसको लेके आपकी क्या सोच है? क्योंकि देखिए ईरान इसराइल का जो राइवलरी है, क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वो सिर्फ गाज़ा फ़लस्तीन को लेके है या इट इज़ अ राइवलरी ऑफ टू नेशंस ऑल्सो? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो इस्लामी इनकलाब ईरान में आया उसकी बुनियादों को अगर हम देखेंगे तो फ़लस्तीन का कॉज सफ़े अव्वल में रहा। पिछले 2 साल में कोई इस्लामी मुल्क इस तरह फ़लस्तीन के बारे में खड़ा नहीं हुआ जितना जमहूरियत इस्लामी ईरान ने किया। बल्कि बहुत सारे मुल्क, अरब ममालिकों में ऐसे मुल्क भी हैं, इवन पाकिस्तान में भी, जहाँ प्रोटेस्टर्स पे लाठियाँ चार्ज हुई, कराची में लाठी चार्ज हुई। सऊदी अरबिया में अगर कोई हज पे जाके फ़लस्तीन का परचम उठाता है तो उस पर कतगन लगाई गई। UAE में तो इस टाइप का माहौल जो है अरब कंट्रीज़ में, इस्लामिक कंट्रीज़ में रहा। जहाँ तक आपने सीज़ फायर की बात की, देखिए ईरान के अंदर एक सेटअप है और एक सेटअप है हुकूमत का, वहाँ की चुनी हुई हुकूमत का,
और एक सेटअप है रहबर की क़यादत का, जो वली फ़क़ीह जो कहा जाता है। इस सीज़ फायर का जो डिसीजन लिया वो वहाँ की सिविल सरकार ने लिया, रहबरी का उसमें कोई रोल नहीं था, बल्कि आयतुल्लाह ख़ामेनी तो जिस दिन इस्माइल हानिया को असैसिनेट किया गया, या फिर जिस दिन एम्बेसी में ईरान की सीरिया में अटैक हुआ, तो वो उस ज़माने से इज़राइल के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने के हक़ में थे। बल्कि सईद हसन नसरुल्लाह को लबनान में असैसिनेट किया गया, तो उस ज़माने में भी जो रिस्पॉन्स हुआ उस टाइम भी पिछले साल, तो वो भी एक मुझे लगता है कि वो काबिल कबूल एक रिस्पॉन्स नहीं था, और अक्सर लोग मानते हैं कि ये कोई काबिल कबूल रिस्पॉन्स नहीं है। इस बार जो हुआ, चूँकि ये ईरान के यहाँ पे जो सिविल सरकार है वो बैकफुट पे नहीं जा सकती थी, और यहाँ रहबर ने अपनी तमाम जिम्मेदारी निभाते हुए ऑर्डर किया कि आपने इस पर जवाब देना है, तब जाके जवाब दी गई। लेकिन उसमें भी मुझे लगता है जो पिज़िश्कियान गवर्नमेंट है उसने काफ़ी हद तक जो है सीज़ फायर में अपना रोल प्ले किया। फॉरेन मिनिस्टर को आपने देखा, वो काफ़ी हद तक गए, लेकिन रहबरी जो है जो रहबरियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो इस सीज़ फायर से खुश नहीं थे। तो आपने उनके बयान में भी देखा होगा, सुना भी होगा, तो उनका लहजे में कोई तब्दीली नहीं आई और वो इस सीज़ फायर से खुश नहीं थे। और जहाँ तक फ़लस्तीन का मामला है या सीज़ फायर का मामला है, तो ईरान गवर्नमेंट भी ये मानती है कि ये कोई सीज़ फायर नहीं है, ये हाल्ट है। तो अब मुझे भी लगता है कि ये हाल जो है ज़्यादा देर पा रहेगा नहीं, तो मुस्तक़बिल करीब में मुमकिन है और इस पे जो है वो हालात पेचीदा हो जाए, को ख़राब हो लगता है आपको हो सकते हैं। आपने पॉज की बात कही कि आपको लग रहा है कि ईरान इसराइल में अभी फ़िलहाल पॉज हुआ है और आपको लग रहा है खदशा है कि कुछ और भी हो सकता है। तो इसी पॉज से यहाँ का भी याद आता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहलगाम अटैक के बाद जो किया था, उसको लेके भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, उन्होंने बोला है कि ये भी पॉज है और ये ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू रहेगा। और ये तो उससे एक जनरल आइडिया मिलता है कि यहाँ पे भी कुछ ठीक ठाक नहीं है। जो मई के महीने में, अप्रैल के महीने में हुआ जम्मू कश्मीर में और बाहर भी, तो ऐसा थोड़ा सा यहाँ के जो ऑब्जर्वर्स हैं, पॉलिटिकल क्लास है, सिक्योरिटी क्लास है, सबका मानना है कि सिचुएशन अब थोड़ी एज पे आ गई है और अगले 1-2 साल काफ़ी क्रूशल रहेंगे इस रीजन के लिए। आपका क्या मानना है इस चीज़ को लेके? क्योंकि देखिए जो पिछली जो जंग हुई थी, जो मेन जंग अगर देखा जाए तो 99 में करगिल से ही हुई थी, जहाँ से आपका ताल्लुक़ है। तो ये बहुत, मुझे लगता है ऑडियंसेस बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे ये सुनने में कि वहाँ की ग्राउंड वॉइस क्या है जंग को लेके, इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन को लेके। क्या उनको इस चीज़ से खदशा है कि यहाँ पे सिचुएशन ख़राब हो सकती है अगले 1-2 साल में, या आपको लगता है कि फ़िलहाल अगर बातचीत हो जाए, जिसके चांसेस आपको लग रहे हैं कि कितने हैं, ज़्यादा है, कम है, उस चीज़ को लेकर क्या आप सोचते हैं? सबसे पहले तो आज़ान भाई एक चीज़ बताऊं कि हम तो ख़ासकर बॉर्डर एरियाज़ के लोग, हम तो जंग के हक़ में हो ही नहीं सकते, बिल्कुल, कहीं पे भी जी। कहीं पे भी, मिडल ईस्ट में भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं। लेकिन कोई भी जंग जब इम्पोज़ की जाती है तो एक डिफेंस जो है आपका एक वो हक़ बन जाता है, वो डिफेंस करना लाजमी होता है। और डिफेंस भी ना करे, जो सरकार अपने शहरियों का, अपने वतन का, अपने ज़मीन का दिफा ना कर सके, तो वो सरकार को हमेशा हर कोई लान और मलामत करेगा। तो जाहिर सी बात है 99 की जो जंग है वो भी एक इम्पोज्ड जंग थी। आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान से NLI के लोगों को रिक्रूट करके मुजाहिदीन बना करके द्रास और बटालिक और इन एरियाज़ में भेजा गया, और फिर उसके बाद जंग हुई और हिंदुस्तान ने उस वक़्त अपना एक टेरिटोरियल डिफेंस जो है वो किया। फिर अमेरिका आया और अमेरिका के इंटरवेंशन के बाद इस जंग का जो है वो ये रुक गई है जंग। अभी हाल ही में पहलगाम में भी यही हालात हुए। पाकिस्तान भी बहुत बड़े क्राइसिस से जूझ रहा है। विद इन पाकिस्तान में आप बलूचिस्तान के अंदर देखें, इंसर्जेंसी पीक पे है। खैबर पख्तूनख्वा, पारा चिनार का जो इलाका है उस एरिया में भी काफ़ी 120 दिन से ज़्यादा वो एरिया पूरा जो है वो सीज़ में रहा। गिलगित बल्तिस्तान में एक ग्रीन टूरिज़म के नाम पे वहाँ की मिलिट्री जो है वो पूरे ज़मीनों को जो है वो टूरिज़म में एक कंपनी उन्होंने एक बनाई है, उसके नाम पे लोगों की ज़मीनों को हड़पने का पूरा सिलसिला है। और गिलगित बल्तिस्तान में लोगों का रेजेंटमेंट भी हम देख सकते हैं, बहुत तेज़ी पे है, जन्म पे है।
लेकिन इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भी काफ़ी रेजिमेंट थे CAA को लेकर, किसान आंदोलन और भी चीज़ें। लेकिन जो पहलगाम का वाक़या हुआ उसने हिंदुस्तान को अपोजिशन रूलिंग जो भी थे सबको एक पेज पे लाया, और अब सरकार को भी एक ज़िम्मेदारी थी कि वो इसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई कार्रवाई करे, और जो सरकार ने की। लेकिन हमें ये, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान अकेला मैदान में है। पाकिस्तान की बस की बात नहीं थी कि वो 5 दिन जो है भारत के साथ जंग को तूल दे सकता था, क्योंकि उस कंडीशन में पाकिस्तान था नहीं जब तक चाइना की मदद ना हो। और ये JF-10 वगैरह जो फाइटर्स वगैरह जो है चाइना से जो सारा सामान जो है मिलता है, तो ये जंग जो है रीजनल वार में तब्दील हो रही थी। तो इसलिए इस चीज़ को महसूस करते हुए अमेरिका की मुदाखलत के बाद फिर से ये सीज़ फायर किया गया। लेकिन इसको भी मैं समझता हूँ कि ये भी एक हाल्ट है, ये सीज़ फायर भी जो है एक हाल्ट है। और चाहे ईरान इसराइल की बात हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान की बात हो, ये आप एक न्यू नॉर्मल की तरफ तब्दील हुआ है कि आप इस तरह करोगे, हम ऐसा कर सकते हैं, हम मार सकते हैं, हम टेरिटरी में घुस सकते हैं, हम बम्बार्डमेंट कर सकते हैं। तो ये जो न्यू नॉर्मल है ये अपने आप में एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और जहाँ तक अक़वाम मुत्तहिदा का ताल्लुक़ है, धीरे धीरे वो अपनी हैसियत, वो अपनी इमेज और अपना इन्फ्लुएंस वो खो रही है। तो ये इस पूरे रीजन के लिए एक बहुत चिंता का इशू है कि मतलब बहुत ज़्यादा जो है हसासियत बढ़ गई है, और ये रीजन बहुत फ्रेजाइल रीजन बन गया है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूँ कि प्रॉब्लम सिर्फ श्रीनगर में नहीं है, प्रॉब्लम गिलगित में भी है। और गिलगित और श्रीनगर दोनों का इशू जो है, क्योंकि यहाँ टेररिज्म का जो मिलिटेंसी का इशू रहता है, वहाँ जो है CPEC का इशू है। तो ये दोनों इश्यूज जो है कभी भी ट्रिगर कर सकते हैं क्राइसिस को। तो इसलिए ज़रूरत है कि रीजनल डायलॉग होना ज़रूरी है। जब तक रीजनल डायलॉग ना हो और चीज़ों को डायलॉग के थ्रू सेटल ना करें, तो मेरा अपना ज़ाती मामला है कि आप शिमला एग्रीमेंट ख़त्म करने की बात करें, आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, तो ये सारी चीज़ें प्रेशर टैक्टिक्स तो हो सकती हैं, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं ले जा सकती। और डायलॉग ही हर मसले का हल है, और एट द एंड ऑफ द डे आपको डायलॉग करना पड़ेगा। मिडल ईस्ट में भी यही चीज़ें हैं कि भाई फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ करो, आप फ़लस्तीन को एक्सेप्ट करो एज ए स्टेट, आप जो है अरब खित्तों से अपने जो बेसिस को वापस ले जाओ। इस पर डायलॉग होना चाहिए और इनको अपनी ज़मीनें खाली करनी चाहिए, तभी पीस वहाँ पे इंश्योर हो सकता है। और यहाँ पे भी यही चीज़ें हैं कि भाई ये जो मसाइल हैं हमारे दरमियान में, इन मसलों का हल हो, और ये जो डायलॉग है उसको आगे बढ़ाए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, जो फैमिलीज़ हैं उनको मिलने का मौका मिले। ये चीज़ें तो होना ही चाहिए। और ये चीज़ें, आपको एक बात आपके पोस्ट कार्ड के थ्रू बताऊं, ये एक जंग के बाद भी हो सकता है, ये जंग के बगैर भी हो सकते हैं। तो बेहतर है कि जंग से पहले हो, क्योंकि अल्टीमेट सोल्यूशन टेबल पे होगा। जी, जैसा कि आपने कहा कि ये बॉर्डर पॉपुलेशन है, तो काफ़ी एहसास होता है कि बॉर्डर पॉपुलेशन तो कम से कम नहीं चाहती है कि जंग, चाहे वो इधर की हो या उधर की हो। तो 99 कारगिल वॉर का ऐसा कुछ आपको मेमोरी है, कोई एनेक्डोट है या कुछ ऐसा है जो आप शेयर करना चाहते हैं कि उस टाइम पे कैसा माहौल था वहाँ पे ग्राउंड पे? 1997 में जब मैं स्कूल से वापस आया और कारगिल मेन मार्केट में बम गिरे, उस वक्त तकरीबन 16-17 लोग जाँ बहक हो गए। 99 से पहले की बात है। वो शेलिंग कभी भी आज तक वो रिकॉग्नाइज नहीं होती है, वो बॉर्डर में ये सब चलता है। तो मैं जब मार्केट की तरफ गया तो मैंने देखा कि बहुत सारी बिल्डिंगें ज़मीन बोस हो चुकी हैं, लेकिन सड़क के किनारे एक पेड़ कटा हुआ मिला। तो मेरे को उस वक्त गाड़ी नहीं मिल रही थी, उस पेड़ को कहाँ जमा करूँ, कहाँ सब दे लूँ, ये मुझे पता नहीं चल रहा था। इतने में पुलिस की एक गाड़ी आई, मैंने उनको रोका और उनको कहा कि ये मुझे पुलिस स्टेशन में हैंड ओवर करना है। तो उस वक्त एक DSP साहब थे, जाकिर साहब, जो हमारे लेह से थे, बाद में SSP बने, अभी रिटायर हुए हैं। तो उन्होंने मुझे उस गाड़ी में बिठाया और मैं एक दूसरे पुलिस थाने में चला गया, वहाँ वो पेड़ मैंने जमा कर दिया। तो ये एक कहानी है। और 1991 में मेरे अपने गांव में काकसार में शेलिंग हुई, जहां भी बहुत सारी कैजुअल्टीज़ हुई और पूरा गांव जो है
वो हमारे घर, चूँकि उस वक्त टाउन में हमारा एक छोटा सा घर था, तो वहाँ तकरीबन 15-20 फैमिलीज़ आए। अच्छा। और वो मुझे सारा चीज़ें याद है कि किस तरीके से वो शेलिंग हुई। 94 के आसपास मैं अपने गांव में था, 4 दिन में शेलिंग में फंसा रहा और 4 दिन हम बंकर में बैठे। अच्छा। तो 4 दिन के दिन सिर्फ हमने चावल पकाए और उसको पानी के साथ या दूध के साथ हमने खाया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उन हालात में हमने देखी। जब इस टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो उसके बाद मतलब पर्सनली आपको लग रहा था कि सिचुएशन वैसी हो सकती है कि वही आपका 99 का दौर, या आपको लग रहा था कि, और हुआ कि वहाँ पे उस टाइम पे उन 4-5 दिन क्या ब्लैकआउट हुआ? क्योंकि देखिए कश्मीर में तो काफ़ी टेंस था, जी। और फिर यहाँ पे सीज़फायर के बाद जो ड्रोन अटैक भी हुआ, तो उस दिन भी काफ़ी यहाँ पे एक हिसाब से लोग सहम भी गए कि कितना सिचुएशन, क्योंकि बिल्कुल ड्रोन श्रीनगर के अंदर घूम रहे थे। तो थोड़ा बता सकते हैं कि ग्राउंड पे वो 4 दिन 5 दिन क्या पहली माहौल चीज़ था? तो ये, अभी तो हालात जो है, जो वारफेयर जो है वो डिफरेंट तरीके से अपना वो रुख इख्तियार कर चुका है। अब ड्रोन आते हैं, ड्रोन एक दूसरे पे मारते हैं, इंसान का कम इस्तेमाल होता है और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह, साइबर अटैक्स, ये सब। उस इस बार काफ़ी हद तक ब्लैकआउट करगिल वगैरह में रहा, लेकिन पहले की तरह वो डर ज़्यादा नहीं था और फॉर्चुनेटली काफ़ी कुछ पीसफुल भी रहा, कोई इनसे ऐसा वाक़या नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि रात को ब्लैकआउट रहता था और सब सहम के रहते थे कि भाई कहीं कोई प्रॉब्लम कभी भी ट्रिगर हो सकता है। तो ये एक डर रहा वहाँ पे और ब्लैकआउट कंटिन्यू रहा। लेकिन ये था, मतलब लोगों के अंदर ये था, क्योंकि यहाँ पे तो एक चीज़ लोग तैयार थे। एक चीज़ ये है कि बॉर्डर एरियाज़ में लोगों को अब छुपने की जगह की कमी है। अच्छा। क्योंकि बंकर्स का कंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं अभी, हमारे डीसी साहब अभी यहाँ से ट्रांसफ़र हुए, नए डीसी साहब आए हैं करगिल में, उनसे मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि अब आप कम्युनिटी हॉल मत बनाइए, अब आप कम्युनिटी बंकर्स बनाइए, जहाँ लोगों को रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी भी पहाड़ में मुमकिन है बनाए जा सकते हैं और बनना चाहिए, ख़ासकर वो उन एरियाज़ में जो बॉर्डर एरियाज़ के नज़दीक हों, क्योंकि अब जो जंगों का जो लेवल है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। इसलिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों की तैयारी होनी चाहिए। और उनका रिस्पॉन्स कैसे? नहीं, उनका भी यही था कि बिल्कुल इस पे काम कर रहा हूँ मैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर अर्जेंसी है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी बिल्कुल इन चीज़ों पे काम हो। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम लोगों को रिहेबिलिटेट ज़्यादा देर दूर किया नहीं जा सकता। अब कितना रिहेबिलिटेट, पहले ज़माने में आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर शेलिंग होती थी, उसके बाद पीसफुल रहता था। अब तो मिसाइल चलते हैं, आपने देखा पंजाब से लेकर यहाँ तक बहुत ड्रोन्स चलते हैं। तो अब आदमी भाग के भी कहाँ जाएगा? जो खासकर बॉर्डर एरियाज़ के नज़दीक हैं, उनके लिए अगर वो बैंकर हों जहाँ पे वो रह सकते हों, जहाँ पे पानी, बिजली और फिर वॉशरूम वगैरह की सहूलियत हो, तो वो आराम से अपना पीसफुली एक शेल्टर लेके बैठ सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। प्रोमिनेंट जो वॉइसेस थे जम्मू कश्मीर के, जो एक्स चीफ मिनिस्टर्स थे, थोड़ा इसी कुछ चीज़ को कनेक्ट करना चाहता हूँ मैं बात को, कि उमर अब्दुल्ला थे, महबूब मुफ्ती, जो एक रीजनल लीडर भी है और नेशनल लेवल पे भी जाने जाते हैं, माने जाते हैं। तो जब तक लद्दाख साथ में था जम्मू कश्मीर के, तो ऑब्वियसली वो जब जम्मू कश्मीर की बात होती तो लद्दाख की भी वॉइस बन जाती थी। हाँ, कितना ट्रांसलेट होता था, कि कितना पहुंचता था वहाँ के लिए लोगों को हेल्प, कितना पहुंचता, उस पर हम ज़रूर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वो एक वॉइस थी जम्मू कश्मीर लद्दाख की। तो अब जबकि ये अलग हुआ है, कितना नुकसान हुआ है इन पॉलिटिशियंस की बात मैं कर रहा हूँ। और मैं इसी पे थोड़ा सा, अगर आप इस पर थोड़ा एलाबरेट भी कर पाएँ कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन था, या आप जम्मू कश्मीर का, कश्मीरी पॉलिटिशियन जो बहुत सिंपैथेटिक था लद्दाख की तरफ, या ऐसा था भी कोई जिसकी प्रायोरिटी थी बहुत कि जी लद्दाख के लोग हैं? क्योंकि मेरे नज़र में मेरे को तो ऐसा नहीं है कि जो एक स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट रहा है, एक कश्मीरी जो लद्दाखी के लिए बात करता हो या लद्दाखी करगिल के लिए बात करता हो इतने स्ट्रांगली। तो आप थोड़ा उस पर बोल सकते हैं हमको? देखिए, आपको मालूम होगा 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर से हम अलग हुए, तो यहाँ की रीजनल पार्टीज से भी तकरीबन राबिता जो है वो टूट गया। लेकिन कश्मीर के साथ एक सेंटिमेंट लद्दाख का और ख़ासकर करगिल का, बिलखुसूस करगिल का जुड़ा हुआ है, और वो आज भी कायम है। ऐसा नहीं है कि वो सिलसिला टूटा है। आज भी हम लोग, चाहे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हों, तिजारत से रिलेटेड इश्यूज़ हों, हमारी डिपेंडेंसी आज भी कश्मीर के साथ है।
कश्मीर पे इंहिसार मैंने ये करता क्यों है। पूछा, सॉरी टू कट यू, इसलिए मुझे अच्छे से कम्युनिटी बंकर्स की आप बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक कश्मीरी पॉलिटिशियन काफ़ी अच्छे से समझ सकता है ये कि ये क्यों ज़रूरत है एक कम्युनिटी के लिए। तो इसलिए मैंने पूछा कि अ, वही लॉस की मैं जो बात कर रहा हूँ कि देखिए ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि नहीं वो वॉइस होनी चाहिए थी अभी, और नहीं, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, चूँकि ये एक ट्रांज़िशन वाला फ़ेज़ था हमारे लिए कि एक तारीख़ी मोड़ पे हम लोग खड़े थे, जहाँ हमें कश्मीर के जो पॉलिटिकल वॉइसेस है उनका काफ़ी सपोर्ट की दरकार थी, ज़रूरत थी। और अनफॉर्चुनेटली मैं वो नहीं कहूँगा मिली। कि ना वो आवाज़ें ख़ुद कश्मीर के लिए उठी जितना उठना चाहिए था, और ना वो आवाज़ें लद्दाख के लिए उठी। लद्दाख की तो बात ही अलग हो गई, लेकिन खुद कश्मीर के लिए भी एक जस्टिफाइड और डिग्निफाइड तरीके से जो आवाज़ उठनी चाहिए थी वो नहीं उठी। तो यही है कि ख़ासकर 2019 के बाद दूसरी रीजनल पार्टीज़ तो नहीं थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को करगिल के अवाम ने पूरा एक जी बहुमत दिया। लेकिन जो एडवोकेसी करगिल के लोगों के इंटरेस्ट के लिए सेंटर के साथ, जो एडवोकेसी लद्दाख के लोगों के इंटरेस्ट के लिए सेंटर के साथ करनी चाहिए थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को, वो भी नहीं हुई। हालांकि मैं काफ़ी रिगार्ड करता हूँ डॉक्टर साहब का, उमर साहब का, डॉक्टर साहब का, कि इस एज में भी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एनसी के वर्कर्स से मिलते हैं, उनकी लीडरशिप से बात करते हैं, जो वहाँ की लोकल लीडरशिप या ये है। लेकिन उससे ज़्यादा जो लद्दाख के इंटरेस्ट्स को लेकर के कभी कोई एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही है बेसिकली, वो एक्सपेक्टेशंस नहीं, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि विद इन कश्मीर के लिए, जैसे अभी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास किया, स्टेटहुड के लिए इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया। अगर कोई सवाल करे कि आपके इस स्टेटहुड में लद्दाख शामिल है कि नहीं, और अगर नहीं है तो विच मीन्स यू हैव समहाउ रिकॉग्नाइज्ड द बाइफर्केशन, है ना। तो वो आप अपने आइडियोलॉजी और अपना पॉलिटिकल जो स्टैंड है आपकी पार्टी का, उसके साथ भी एक इशू है ना। तो इस इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत थी। तो हमने तो वाज़े अक्सरियत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया, करगिल में जीते। उसके बाद जो है आज भी अगर हमें जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें अगर हमें ये दिया जाए कि आप इसमें से किस पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, तो आज भी लोग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन उस तरफ से मीट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। बल्कि मैं और एक चीज़ थोड़ा एडिशनल कहूँगा कि पावर में जब नहीं थे तो काफ़ी हद तक जो है लद्दाख की भी बात होती थी, लद्दाख का भी विजिट होता था, लद्दाख को भी ऑन बोर्ड लिया जाता था। लेकिन पावर में आने के बाद तो और भी थोड़ा जो है दूरी जो है वो बढ़ गई। क्या वजह है इसकी, आपको क्या लग रहा है? तो उसके लिए तो वो खुद ज़्यादा ही बेहतर जवाब दे सकते हैं उसकी क्या वजह है। तो हम तो हमारा जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जब पूरे कश्मीर की लीडरशिप अंदर थी और 370 हुआ, तो हमारी इस्तिताअत और अपनी हैसियत के मुताबिक जितनी आवाज़ हम उठा सकते थे तो उस लीडरशिप के लिए, और जितने भी लोग डिटेन थे उनके लिए उठाई, और इस बाइफर्केशन के ट्रायल जो हुआ हमारे साथ उसके लिए आवाज़ उठाई। और मुस्तकबिल में भी अगर कोई परेशानी होती है यहाँ के लोगों के साथ, अगरचे ये आर्टिफिशियल लाइंस खींची गई हैं, तो इन आर्टिफिशियल लाइंस के होते हुए भी अगर मुस्तकबिल में भी कभी यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के लीडरशिप के साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो उस वक़्त भी हमारी आवाज़ रहेगी। हमारा जो रिश्ता है उनके इक़्तिदार में होने और न होने तक महदूद नहीं है। हमारा एक मॉरल, एक सिविलाइजेशनल, एक कल्चरल कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन को हम वैसे भी बरकरार रखेंगे, चाहे वहाँ से कुछ हमें मीटअप हो या ना हो। लेकिन चूँकि हमसे एक बड़ी आबादी है और एक सदियों पुराना रिश्ता रहा है, कल्चरल हमारे रिलेशन, सिविलाइजेशनल रिलेशंस रहे हैं, तो उस बुनियाद पे हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि कुछ इश्यूज़ पे बात हो, लेकिन वो नहीं हो पाया। इन रिलेशनशिप जो आप बता रहे हैं कश्मीरी और लद्दाखी लोगों के बीच, थोड़ा सा और आप इस पर एलैबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि अब कॉन्टेक्चुअलाइज करना ज़रूरी है कि सेंटिमेंटली या इमोशनली जो ये आप बता रहे हैं कि एक नई लाइन खींची गई है, तो उसको ज़रूरी है कि इस रिलेशनशिप को हम कॉन्टेक्चुअलाइज करें। मुझे लगता है इस लाइन की खींचने के बाद जो है कश्मीर के लोग और लद्दाख के लोग काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। अच्छा, आपको लग रहा है और उससे काफ़ी एक डीप रूटेड रिलेशनशिप में ये अंदाज़ा हुआ है
कि एक दूसरे की ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही फील होने लगी है, और मुझे लगता है उससे मज़ीद मुस्तहकम हुआ है। एक साथ जब थे तो इतना अंदाज़ा नहीं था, और काफ़ी चीज़ें जो है वो खुशफहमी में इतनी कदर भी नहीं होती थी, लेकिन बाइफरकेशन के बाद ये जो एहसास है वो एक मुझे कश्मीर में भी नज़र आता है, क्योंकि जब मैं कश्मीर आता हूँ तो यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ के लोग बहुत ओवरवेलमिंगली वेलकम करते हैं, और करगिल की बात मैं करता हूँ तो काफ़ी सीरियसली चीज़ों को सुनते हैं। उसी तरीके से मैंने देखा है कि कश्मीर से कोई करगिल वगैरह आता है तो वो भी काफ़ी हद तक जो है उनको उस जो आपका ये कंक्लूजन है, मुझे लगता है कि आपकी कॉन्वर्सेशन ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशंस के बिना पे ही है, तो ऐसी कोई खास कॉन्वर्सेशन जो आपको लगता है कि हम वाकई में नज़दीक आ गए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। एडमिनिस्ट्रेटिवली हम अलग हो गए हैं, हाँ, लेकिन मैं जो रिलेशंस की जहाँ तक बात करूँ वो काफ़ी नज़दीक आए हैं, और मज़ीद इसमें जो रिलेशन है और मज़बूत होगा, मेरा ये अंदाज़ा है। आपका मानना है। और जो हालात डेवलप हो रहे हैं उस हिसाब से ये नज़दीकियाँ और बढ़ रही हैं, क्योंकि आप देखें हमारे पास हेल्थ का कोई वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पहले क्या होता था, 2 MLAs होते थे, पूरे करगिल के लोग उन MLAs के थ्रू जो है इन हॉस्पिटल्स में जो है जाके अपना एडमिट करवाना, ये सारी चीज़ें होती थी। अब लोगों का लोगों से रिश्ता होता है, लोग अपना हेल्प खुद ढूंढ लेते हैं। तिजारत के मामले में हो, अब कोई लीडरशिप नहीं, कोई पावर अथॉरिटी नहीं जो पावर रखते हैं, तो इसलिए लोग लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिलेशंस जो हैं वो मजबूत हो रहे हैं। चलिए, हमारी उम्मीद ये रही कि हमारे रिलेशनशिप्स और पहले से ज़्यादा आप जैसा बता रहे हैं मजबूत हुए, और हमारी उम्मीद रही कि और भी मजबूत हो। और मैं बस आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाल के आप आए हमारे पास, आपने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर हमारा एक हिसाब से आंखें खोली, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत अंडर रिपोर्टेड है ये रीजन पूरा, और होपफुली लोगों को इस इंटरव्यू से, इस पॉडकास्ट से थोड़ा आइडिया हो। ये स्टार्ट है, और मेरे तो ये रहेगा कि आप रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी ऑडियंस, कश्मीरी ऑडियंस को खास करके, कि आप जहाँ पे भी लद्दाख को कवर किया जा रहा है वो पढ़े, वहाँ के इशू से अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, और थोड़ा डीप, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, जैसा कि हमने इस कॉन्वर्सेशन में डिस्कस किया कि अगले कुछ सालों में और भी इंपॉर्टेंट होना जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सजाद साहब, और हमारी उम्मीद रही कि आप और भी आए हमारे साथ और भी ऐसी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस करें। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपकी पूरी टीम का, कि आपने ये मौका मुझे दिया और नाजरीन तक बात पहुँचाने का, और लद्दाख के पर्सपेक्टिव को सामने रखने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। That was all from us this week. I will end this podcast with our usual request of subscribing to all our Facebook, Insta, all our socials basically, as the Gen Z uses this word. तो Instagram है, Twitter है, हमारा फेसबुक है, तो हमारे सारे पेजेस को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और सजेशंस हमारे साथ इंटरेक्ट करिए कि आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, किस तरह के गेस्ट हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें इनवाइट करें। थैंक यू।